नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। और इस दौरान मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया और कहा कि ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 6.5% से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत से पैसेंजर व्हीकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट, इतना ही नहीं, हमारे 3 व्हीलर 2 व्हीलर्स उसके एक्सपोर्ट में भी बहुत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी योजना का ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली में पानी के बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं। इसके कारण है कोरोना के दौरान मीटर रीडिंग गलत हो गई। 27.6 लाख डोमेस्टिक मीटर है, इनमें से 11.7 लाख बिल एरियर है और ये 5,737 करोड़ का पानी बिल एरियर है। हम ये बिल ठीक करने की कोशिश करते तो 100 साल लग जाते, इसलिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए हैं। सबको उसका फायदा उठाना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने बिल को 2 कैटेगरी में बांटा है, जिनके 2 या 2 से ज्यादा ठीक रीडिंग आई हैं और जिनकी ठीक रीडिंग नहीं आई। और इस सेटलमेंट से 11 लाख में से 7 लाख उपभोक्ताओं के बिल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 लीटर फ्री पानी के दायरे में होंगे और 1 अगस्त से इसे लागू करेंगे। ये स्कीम 3 महीने के लिए होगी। दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी योजना का ऐलान कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। दिल्ली में लोगों के पानी के बिल काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। बहुत सारे कारण रहे, कईयों के गलत बिल गए। उसकी कई महीनों तक जब एक्चुअल मीटर रीडिंग नहीं हुई तो अगली बार जब मीटर रीडिंग हुई वो सारा पुराना एक्यूमुलेट हो गया। इन सारे कारणों को अगर हम देखें तो दिल्ली में टोटल 27.6 लाख कंज्यूमर्स हैं पानी के। 27.6 लाख डोमेस्टिक मीटर्स हैं हमारे। इसमें से 11.7 लाख बिल्स जो हैं
उस पे एरियर्स हैं, वो बिल लोग नहीं भर रहे किसी भी कारण की वजह से। लोग अपने अपने बिलों को लेके परेशान हैं, पानी के बिलों को लेके परेशान हैं। इन 11.7 लाख बिल्स के ऊपर एरियर्स हैं, और एरियर्स हैं 5,737 करोड़ रुपए के। अब जब एक आदमी का बिल आता है, उसे लगता है मेरा बिल गलत आया, वो भरने की उसमें नहीं है, फिर वो अपने एमएलए के चक्कर काटता है, वो जल बोर्ड के चक्कर काटता है। दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसे लगता है यार कुछ तो करेंगे, ये उम्मीद रहती है उसे। सो वो बिल और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, एरियर और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो इसका अगर ये सारे बिल हम ठीक करने की कोशिश करते तो इसमें 100 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम इन सारे बिल्स को ठीक करें। सो इसका वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए हैं। आज एक दिल्ली के इधर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग में सैकड़ों करोड़ रुपए के एक और घोटाले का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर टैक्सियों और बसों में पैनिक बटन अनिवार्य करने के नाम पर टैक्सी और बस वालों से लगभग 500 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं, जबकि विभाग ने आज तक कोई कॉल सेंटर तक नहीं बनाया है। अगर कोई महिला इमरजेंसी में इस बटन को दबाती है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। बिधूड़ी ने यह भी कहा कि सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर केजरीवाल सरकार ने बसों और टैक्सियों में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया था। आप सरकार इसके साथ ही ये प्रचार कर रही थी कि वो महिला सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन उनकी चिंता कितनी बनावटी और झूठी थी ये अब पता चल गया है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार का सबसे बड़ा घोटाला आप सभी के समक्ष उजागर कर रहा हूं। दिल्ली में 1,12,000 टैक्सियां हैं और 10,000 बसेज हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 1,12,000 टैक्सियों से हर साल 9,000 रुपया वसूलती थी और जो बसेज हैं उनसे 22,000 रुपया, और इसके बदले में टैक्सियों में और बसेज में पैनिक बटन लगाए गए कि यदि किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पैनिक बटन दबाया जाएगा और कंट्रोल रूम से फौरन दिल्ली सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोगों को हैरानी होगी कि लगभग 2019 से लेकर आज तक 800 करोड़ रुपया टैक्सियों से और बसेस के मालिकों से प्राइवेट वेंडर्स ने वसूला है। निगम में अक्सर अधिकारी या निगम पार्षद या उनके करीबियों पर लेंटर को लेकर के उगाही के आरोप लगते रहे हैं, और ऐसा ही एक मामला
आदर्श नगर विधानसभा की वार्ड नंबर 16 से सामने आया है, जहां गली गली बंटी सरदार और JLN मीना के 2 लाख रुपए रिश्वत के मांगने के आरोपों वाले पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टरों में वार्ड नंबर 16 के निगम पार्षद सुमन शर्मा की चुप्पी पर सवाल उठाए गए और पूछा गया है आखिर इलाके में चल रही इस उगाही पर वो चुप क्यों है। इसको लेकर न्यूज़ 1 इंडिया से बात करते हुए निगम पार्षद सुमन शर्मा ने बताया कि वो किसी बंटी सरदार को नहीं जानती, ना ही किसी प्रकार से कोई लेना देना है, और कुछ लोग उनके इलाके में ब्लैकमेलिंग का काम करने वाले और उनके गुर्गो जो कि काम करना चाहते हैं, उनके मंसूबे में कामयाब होने नहीं दूंगी, ऐसा कहा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक होता है ना अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप अगर देख पा रहे होंगे किसने लगवाया है ना, आप देख पा रहे हैं मेरे ऑफिस में कितने लोग प्रेजेंट हैं। कम से कम 150 से 200 लोग प्रतिदिन मेरे ऑफिस में आते हैं। जो सेवा लाभ, जो मोदी जी के नियमों का, जो भी उनके अलग अलग उन्होंने जो स्कीम निकाल रखी है, उसको हम जन जन तक पहुँचाते हैं। और एक एक बंदा मेरे यहाँ से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होकर ही जाता है। या तो मैं पूरी कोशिश करती कि उनको मिल ही जाए, नहीं तो इतना जरूर मैं बताती कि रास्ते क्या है सही तरीके से जाने का। लेकिन कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैं मोदी जी की सिपाही हूँ, क्या बोलते हैं ना मोदी जी की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी रीत को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। सुमन जी, अभी कुछ दिन पहले एक छत पे चढ़े हुए वीडियो भी वायरल हो रहा था, आप उसका भी बताएं क्या है आखिर वो वीडियो? देखिए, वो बात ऐसी थी कि मेरे इंटीमेशन के बिना पिछले जो निगम पार्षद थे उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बुक कर दी थी। उसको मेरे इंटीमेशन के बिना, मेरे नॉलेज के बिना कोई यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो बिल्डर होते हैं उनके मामले में मैं कहीं ना इंटरफेयर करती हूँ, जो जेई या जो ऑफिसर्स का है वो अपना देखें, लेकिन स्थानीय लोगों की हंसी और उनके अच्छे लाइफ को एक अच्छी मुकाम तक पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो किसी के घर पे चढ़ के उसके घर को तोड़ना, जिसमें उसमें भी 2 फैमिली रह रही थी, वो मैं अलाउ नहीं करूँगी। अगर कुछ ऐसी बात हो मुझे इंटीमेट करे, जो एक प्रॉपर तरीका उस पर हम काम करेंगे। लेकिन किसी पिछले निगम पार्षद ने उसको बुक कर दिया और ये कि भाई सुमन जी तुड़वा रही हैं, ऐसा मैं नहीं होने दूँगी। मैं किसी का घर उजड़ने नहीं दूँगी, ये मैं अपने क्षेत्रवासियों को प्रॉमिस करती हूँ और इस पर मैं पूरी अमल भी करती हूँ। सुमन जी, अंतिम सवाल, जिस बंटी सरदार का जिक्र हो रहा है, क्या वो आपके ऑफिस का या निगम का है? नहीं, ना वो ऑफिस का है ना वो निगम का है। कोई बंटी सरदार को मैं नहीं जानती। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस सारे मामले को लेकर के पोस्टर लगाने वाली संस्था मेरा अधिकार के अध्यक्ष अश्विनी बागड़ी से खास बातचीत की है, जिन्होंने बताया कि लोगों को लगातार हो रही परेशानी को रोकने के लिए और उगाही के धंधे को रोकने के लिए आवाज उठाने का काम किया गया है। सुनिए। नंबर 16 की गलियों में जेई और एक प्राइवेट आदमी के खिलाफ उगाही करने के आरोप लगाते हुए पोस्टर वायरल हो गए। उसके बाद में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरा अधिकार NGO के अध्यक्ष अश्विनी बागड़ी, जिनकी तरफ से ये पोस्टर लगाए। सर, क्यों ज़रूरत पड़ी इन पोस्टरों को लगाने की? देखिए, पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं कि महीने में 2-2 बार गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। और मकान तोड़ने का क्या सिलसिला होता है कि पहले किसी मकान वाले से जाके पैसे मांगे जाते हैं, फिर वो नहीं पैसे देता तो उसको नोटिस दिया जाता है, फिर थाने में फोर्स बुक कराई जाती है, फिर थाने से उस मकान मालिक को फ़ोन किया जाता है हम फोर्स लेके तेरे घर पे आ रहे हैं, नहीं तो पैसे दे दे। फिर थाने के बाहर पैसे लेते हैं, जो नहीं देता फिर उसके घर में तोड़ने चले जाते हैं। फिर वहाँ खड़े होकर के वो चुपके से ठेकेदार या मकान का मालिक पैसे देता है तो थोड़ा सा लेंटर छेड़ करके या थोड़ा सा तोड़ के आ जाते हैं। आप देखिए, जब मकान बन रहे हैं, जब आप अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, 10 मकानों के से आप होकर गुजर रहे हैं और बहुत दूर जाके एक मकान को टच करके आते हैं। आप पूरी पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, पूरी MCD का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवैध उगाही के लिए करते हैं जो लोग पैसे नहीं दे रहे। बागड़ी जी, आपके पोस्टर को जरा दर्शकों को बताएं, आखिर क्या लिखा हुआ और क्या किस तरीके की चेतावनी? हमने सीधी सी बात कही है कि आखिर वार्ड के अंदर मकान बनाने में अवैध वसूली में ये जो LN मीना और बंटी सरदार जी कर रहे हैं, इस पर निगम पार्षद खामोश क्यों हैं? जवाब दें। मैं कह रहा हूँ 6 महीने से त्राही हो रही है, लोगों के मकान टूट रहे हैं, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट रेडी पटरी वालों को परेशान कर रहा है और निगम पार्षद महोदया खामोश हैं। या तो
जिस प्रकार के लोग कहते हैं और अधिकारी कहते हैं कि निगम पार्षद को पैसा चाहिए वो सत्य है, और नहीं तो निगम पार्षद महोदय इसकी शिकायत कमिश्नर को, डीसी को और पुलिस को करें कि उनके क्षेत्र में ये प्राइवेट लोग और निगम के अधिकारी जो उगाही कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो इस बात की जांच कराएं कि राजस्थान उद्योग नगर के अंदर 25-25 लाख रुपए की फैक्ट्रियां बन रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। 200-200, 400 गज के बिल्डर मकान बनाते हैं, वो पैसे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। कोई 100 गज का 50 गज का मकान बना रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा, उसको तोड़ देते हैं। बागड़ी जी, निगम पार्षद सुमन शर्मा का साफ तौर पे कह देना है कि वो किसी भी प्राइवेट आदमी बंटी सरदार को नहीं जानती, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पोस्टर जिन अश्वनी बागड़ी ने लगाए हैं वो मेरे वार्ड में अवैध उगाही और ब्लैकमेलिंग की मंशा से आना चाहते हैं और जल्द वो उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात पर आपका क्या? करनी चाहिए उनको कार्रवाई जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, लेकिन मैं बहन सुमन शर्मा से पूछना चाहता हूँ, मैं किससे अवैध उगाही कर रहा हूँ, किसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ? उन ब्लैकमेलर को जो मकान तोड़ करके जो उगाही कर रहे हैं मेरे इस पोस्टर से, तो उनके पैर कांपेंगे, वो पैसा लेना बंद करेंगे, तो ये तो ब्लैकमेलिंग बंद होगी। यहाँ ब्लैकमेलिंग शुरू कहाँ से होगी? किसको कर रहे हैं ब्लैकमेल? मेरा पोस्टर खुद बोल रहा है कि क्यों मकान तोड़े जा रहे हैं, आप तोड़ना बंद कर दो। जब मकान टूटेंगे नहीं तो कोई डर से पैसे क्यों देगा? मैं कहना चाहता हूँ सुमन शर्मा जी से कि ये इधर उधर की राजनीतिक भाषा ना करें, वो सीधा पुलिस कमिश्नर को और एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखें कि उनके यहाँ पर जो मकान तोड़ने की कार्रवाई हो रही है उसमें पारदर्शिता हो रही है, पिक एंड चूज हो रहा है, उनमें अवैध उगाही हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम उनके साथ खड़े हों, उनका स्वागत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मेरा अधिकार एनजीओ के अध्यक्ष अश्वनी बागड़ी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि निगम पार्षद सुमन शर्मा ने जिस तरीके से कहा है कि वो कार्रवाई करेंगी तो कार्रवाई करें, पर कार्रवाई करें अवैध उगाही करने वालों पर जो उनके इलाके में कर रहे हैं, और इसके खिलाफ वो निगम और दिल्ली पुलिस को भी जल्द चेताएं। किरणपाल सिंह। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रैन बसेरे में जबरन धर्मांतरण करवाने के प्रयास के मामले में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि आरोपी कलीम के मोबाइल की जांच में उसके व्हाट्सएप पर 5 ग्रुप मिले हैं, उसमें धर्म विशेष के प्रचार प्रसार से संबंधित वीडियो और अन्य सामग्री मिली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर जल्द ही उसे पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि कलीम के बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है। इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं धर्मांतरण के लिए उसे विदेशों से फंडिंग तो नहीं हो रही थी। संज्ञान में आया हमारे पास, जिसमें 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया, उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है, और जो उसमें निकल कर आया है वो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी, उसके बाद हम आपको आगे बता पाएंगे। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर क्षेत्र से थाना पुल प्रहलादपुर की टीम ने 2 स्नैचर और 1 ऑटो लिफ्टर को दबोचा है। आरोपियों की पहचान विशाल उर्फ संदीप, करण और आकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 6 2 व्हीलर और छीने गए 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर मधुरेंद्र कुमार की टीम ने शातिर मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा है, और ये गिरोह बसों में से मोबाइल छीन कर चलती बस में कूद जाते थे। इनसे काफी लोग दहशत में थे, जिसका आज प्रहलादपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दक्षिणी दिल्ली के लोधी कॉलोनी में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो रेलवे टिकट कंफर्म के नाम पर आम लोगों को ठगते थे। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 17 चोरी हुए मोबाइल फोन, 11 चार्जर, 1 लैपटॉप, 5 बैग और अन्य घरेलू सामान बरामद हुए। वहीं पुलिस ने 2 और मामले सुलझा लिए हैं।
अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इंटरस्टेट खेल अपराध शाखा को वांछित अपराधियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली गोलीबारी पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। 3 जून को मदनपुर खादर के क्षेत्र में फायरिंग की हुई एक घटना हुई थी, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों ने कई राउंड गोलियां चलाई, जिसके बाएं घुटने में गोली लगी थी और इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। थाना कालिंदी कुंज के मामले में पीड़ित बबलू पर गोली चलाने वाले शूटर आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान आरिफ ने वर्तमान मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है।